अध्याय 25 तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए। रोहित ने वेबसाइट पर खोज की और तुरंत दुर्भावनापूर्ण भूतों के वर्गीकरण पर एक अनुभाग पाया। उसने इसे खोला और शीर्ष पर शब्दों की एक पंक्ति देखी। विभिन्न देशों की सरकार ने दुनिया के प्रति उनके नुकसान की डिग्री के अनुसार दुर्भावनापूर्ण भूतों को निम्नलिखित रैंकों में वर्गीकृत किया है। नोट: ये दुर्भावनापूर्ण भूतों के आतंक के स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सी रैंक: प्रतिबंधित स्तर। दुर्भावनापूर्ण भूत जिनका एक निश्चित क्षेत्र में आवागमन होता है और जिनके नुकसान की सीमा 100 लोगों से कम है। इन भूतों को आमतौर पर घोस्ट राइडर्स द्वारा संभाला जा सकता है और उन्हें फैलने की क्षमता के बिना एक जगह रखा जा सकता है। बी रैंक: खतरनाक स्तर। दुर्भावनापूर्ण भूत जिनमें पहले से ही घूमने की क्षमता होती है। वे बहुत खतरनाक होते हैं और जिनके नुकसान की सीमा 10,000 लोगों से कम है। उन्हें एक जगह रखा नहीं जा सकता, लेकिन घोस्ट राइडर्स द्वारा अभी भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। उनमें एक निश्चित मात्रा में फैलने की क्षमता होती है। ए रैंक: प्रलय स्तर। दुर्भावनापूर्ण भूत जो अगर एक निश्चित अवधि के लिए अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं तो एक शहर की आबादी को मिटा देंगे। वे बेहद खौफनाक होते हैं और फिलहाल उन्हें एक जगह रखा या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उनमें फैलने की काफ़ी मात्रा में क्षमता होती है। एस रैंक: विनाश स्तर। दुर्भावनापूर्ण भूत जिनमें कई शहरों की आबादी को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि उन्हें रोका नहीं जा सकता है तो वे एक देश को भी नष्ट कर सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण भूतों के आतंक के स्तर को उस वर्गीकरण से नहीं दर्शाया जा सकता है जो मनुष्यों को होने वाले उनके नुकसान की सीमा पर आधारित है। रोहित की नज़रें थोड़ी हिली, अंततः वेबसाइट पर स्तर के वर्गीकरण का मतलब समझते हुए। चाहे वह एक सी रैंक हो या एक ए रैंक का दुर्भावनापूर्ण भूत, आतंक का स्तर लगभग एक ही था। बस इतना था कि एक सी रैंक के दुर्भावनापूर्ण भूत ने मनुष्यों को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसका स्तर कम था। इसलिए स्तरों का वर्गीकरण केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। रोहित ने सिर हिलाया और सूचीबद्ध स्तरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये केवल विभिन्न देशों द्वारा वर्गीकृत भूतों के विनाश के स्तर थे। यदि कोई वास्तव में किसी भूत से मिलता तो वह फिर भी मर जाता। एक मौत और 100 मौतों में क्या अंतर था? वैसे भी ये सिर्फ मौत ही थी। रोहित ने अन्य जानकारी ब्राउज करना जारी रखा। अचानक एक विशेष रैंकिंग ने उसे बहुत चिंतित कर दिया। वैश्विक दुर्भावनापूर्ण भूत आतंक का स्तर रैंकिंग। उन्होंने तो इसकी भी रैंकिंग बना दी है। उन विदेशियों के पास सच में बहुत समय है। वे महिला भूतों के लिए रैंकिंग क्यों नहीं बनाते? चलो देखते हैं कि कौन सी महिला भूत ज्यादा सुंदर और सेक्सी हैं। अगर वे एक बिकिनी रनवे शो बनाते तो और भी अच्छा होता, रोहित ने खुद से बड़बड़ाया। जब उसने रैंकिंग को खोला तो उसकी आंखें तुरंत चौंक गईं और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। दुर्भावनापूर्ण भूत रैंकिंग #1। कोड नाम: घोस्ट कॉल। विशेषताएं: जब तक फोन बजता है, मौत निश्चित है। चाहे आप कॉल का जवाब दें, कॉल को सुने या आपके पास सेल फोन हो या न हो, परिणाम एक ही है। यह उदासीनता के साथ वैश्विक स्तर पर मारता है। यह शारीरिक नहीं है और यह कारण प्रभाव के नियम लॉ ऑफ कॉजालिटी पर आधारित एक हमले के समान हो सकता है। फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं है। सौभाग्य से घोस्ट कॉल एक समय में केवल एक व्यक्ति को मारेगा और फिलहाल इसे बी रैंक में वर्गीकृत किया गया है। नोट: एक विदेशी राष्ट्रपति पहले ही एक घोस्ट कॉल से मर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसे पढ़ने के बाद रोहित हक्का बक्का रह गया। ये तो बस अनसुलझा था। जिस क्षण फोन बजा, एक व्यक्ति मर जाएगा। ये बस कुछ ऐसा था जो किसी की मौत को तेज कर देता था। इसके अलावा परिणाम वही होगा चाहे किसी के पास फोन हो या ना हो। भले ही कोई बहरा हो, वह फिर भी मर जाएगा, भले ही वह उसे सुन न सके। दुर्भावनापूर्ण भूत रैंकिंग #2। कोड नाम: नाइटमेयर। विशेषताएं: पीड़ित अपनी नींद में मर जाएगा। फिलहाल उसके मारने का तरीका स्पष्ट नहीं है और उसकी फैलने की क्षमता भी स्पष्ट नहीं है। यह शारीरिक नहीं है, यह उदासीनता के साथ वैश्विक स्तर पर मारता है। इसका एक बार में 351 लोगों को मारने का रिकॉर्ड है। फिलहाल इसे ए रैंक में वर्गीकृत किया गया है। नोट: यदि कोई नहीं सोता है तो वह नाइटमेयर से बच सकता है। दुर्भावनापूर्ण भूत रैंकिंग #3। कोड नाम: घोस्ट कैनिबल। विशेषताएं: रोहित ने दुर्भावनापूर्ण भूत रैंकिंग को देखा और निराशा की एक लहर महसूस करने में मदद नहीं कर सका। यह उदासीनता के साथ वैश्विक स्तर पर मारता है। ये कुछ शब्द बस किसी के सिर को सुन्न कर देते थे। किसी के पास बचाव का कोई तरीका नहीं था, भागने का कोई तरीका नहीं था और दुर्भावनापूर्ण भूतों की हरकतों का अनुमान लगाने का भी कोई तरीका नहीं था। जब तक कोई उससे मिलता, वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। चाहे कोई अरबपति हो, एक गरीब भिखारी हो या यहाँ तक कि एक देश का राष्ट्रपति हो, हर कोई दुर्भावनापूर्ण भूतों के खतरे में था। जो लोग दुनिया में इन अस्तित्वों के बारे में जानते थे वे निश्चित रूप से घबराहट में होंगे। हालांकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इस रैंकिंग में एक भूत से मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है।
अगर मैं उनमें से किसी से मिलता हूं और मारा जाता हूं तो मैं केवल अपने खराब भाग्य को दोष दे सकता हूं। थोड़े समय के सदमे के बाद रोहित ने जल्दी से अपनी स्थिरता वापस पा ली। मुझे शौचालय जाना चाहिए और वापस आकर पढ़ना जारी रखना चाहिए। रोहित ने कंप्यूटर से उठने से पहले पूरी 1 घंटे तक वेबसाइट ब्राउज की। पिताजी, जब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप बत्तियां क्यों नहीं जलाते? अपनी आंखों का ध्यान रखें, रोहित ने कहा जब वह लिविंग रूम में आया और देखा कि बत्तियां नहीं जल रही थीं। उस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा था, जिसने अपने चेहरे को ढांकते हुए एक अखबार पकड़ रखा था। वह आसपास के अंधेरे के साथ एक हो गया था। वह बहुत गंभीरता से समाचार पढ़ रहा था क्योंकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही उसने रोहित को जवाब दिया। रोहित ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शौचालय जाने के बाद उसने इंटरनेट सर्फ करना जारी रखा। उसे दुनिया में क्या हो रहा है ये सबसे कम समय में समझना था ताकि वह जीवित रहने का एक तरीका ढूंढ सके। चर्मपत्र ने कहा था कि वह 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि एक घोस्ट राइडर बनने के बाद जीवित रहने का कोई तरीका नहीं है। स्कूल में अरब ने कहा था कि उसके पास एक तरीका है जो घोस्ट राइडर्स को दुर्भावनापूर्ण भूतों के पुनर्जीवन से मरने से रोक सकता है। हालांकि अरब मर चुका था। चर्मपत्र की सामग्री को भी फिर से लिखा गया था। रोहित नहीं जानता था कि अरब ने किस तरीके का उल्लेख किया था, लेकिन उसे लगा कि जीवित रहने का कोई तरीका जरूर होना चाहिए। जीवित रहने का एक तरीका ढूंढते हुए मुझे सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना होगा, रोहित ने खुद से सोचा। घोस्ट पावर सभी पदार्थों को प्रभावित कर सकती है, केवल एक अपवाद को छोड़कर, सोना, कमल द्वारा हस्ताक्षरित। एक शोधपत्र उसकी आंखों के सामने आया। रोहित ने इसे खोला और इसे ब्राउज किया, लेकिन इस समय उसके बगल में रखे फोन में से एक बजा। उसने अपना सिर घुमाया और देखा। ये रोबू का उपग्रह स्थिति फोन था। हेलो, कौन है? रोहित ने शोधपत्र पढ़ना जारी रखते हुए फोन उठाया। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा नाम केशव नहीं है, तुम्हारा नाम रोहित है। तुम एक निश्चित प्रांत के जयपुर शहर में यान कस्बे के मीशान गांव से हो। तुम्हारा जन्म 1 जनवरी को हुआ था और तुम फिलहाल 19 साल के हो, नामात्र की उम्र से 20। पूनम की आवाज़ फोन पर सुनाई दी जब उसने दांत पीसते हुए कहा। रोहित बिल्कुल भी हैरान नहीं था। इसके बजाय उसने कहा, तो तुमने जांच करने के लिए केशव को पहले ही ढूंढ लिया है। तुम्हारी दक्षता औसत है। मुझे लगा कि तुमने इसे 6 घंटे पहले ही खोज लिया होगा। गलत मत समझना, मैं शुरू से ही एक अजनबी के फ़ोन कॉल पर पूरी तरह से भरोसा कैसे कर सकता था? क्या हो अगर यह एक फ़ोन स्कैम हो? मैंने अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें नकली जानकारी दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे झूठ की वजह से कितना समय और ऊर्जा बर्बाद हुई है? पूनम ने कहा, मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दे रही हूं, ऐसा फिर कभी मत करना। हमें हर दिन बहुत सारी चीज़ें निपटानी होती हैं और हमारे काम बहुत भारी हैं। अगर हर कोई तुम्हारे जैसा है तो हम अपना काम कैसे करेंगे? ये सच है, लेकिन मैं घोस्ट राइडर संगठन का सदस्य नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे आदेशों को सुनने की जरूरत नहीं है, रोहित ने उदासीनता से कहा। इस समय अधेड़ उम्र का आदमी लिविंग रूम से अंदर आया और रोहित के बगल में बिस्तर पर बैठ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, अभी भी अपने हाथ में अखबार पकड़े हुए था और उसे नीचे देख रहा था। पिताजी, क्या बात है? रोहित ने पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूनम, जो फोन पर थी, उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें इस मामले को गोपनीय रखना चाहिए और घबराहट पैदा करने से बचने के लिए अन्य अप्रासंगिक लोगों को नहीं बताना चाहिए। मुझे तुम्हें गोपनीयता के नियमों को समझाना चाहिए। मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, हम अगली बार बात करेंगे। मैं बहुत व्यस्त हूँ। रोहित फोन रखने वाला था। रुको, 1 मिनट रुको। अचानक पूनम ने अपनी आवाज़ उठाई जब उसने आश्चर्य में कहा, तुम्हारे पिताजी? तुम्हारी तरफ क्या हो रहा है? मेरे पास तुम्हारी फाइल मेरे बगल में है। मैं तुम्हारे जन्म से लेकर हाई स्कूल तक की जानकारी देख सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए? तुम्हारे पिताजी 5वीं कक्षा में एक कार दुर्घटना में मर गए थे। तुम्हारी संरक्षक तुम्हारी माँ है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। दूसरे शब्दों में, तुम प्राथमिक विद्यालय से ही एक एकल अभिभावक परिवार में रहे हो। रोहित ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पिताजी मेरे बगल में अखबार पढ़ रहे हैं। ये कहने के बाद वह मुड़ा। उसके बगल में बिस्तर पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी नहीं हिला। उसकी बाह ऊपर उठी हुई थी क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढंकने वाला अखबार पकड़ रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लिविंग रूम और बेडरूम में बत्तियां नहीं जलाई गई थीं, इसलिए कंप्यूटर मॉनिटर की बत्तियों को छोड़कर बाकी जगह अंधेरी थी। ऐसे अंधेरे माहौल में अखबार पर लिखे शब्दों को साफ साफ देखना असंभव था। पिताजी, क्या हुआ? रोहित ने अखबार को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने अचानक कमरे में एक कैबिनेट पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की एक काली और सफ़ेद तस्वीर लटकी हुई देखी। उसका हाथ तुरंत जम गया। रोहित, तुम्हें कुछ जरूर हुआ है।
जल्दी करो, अपनी जगह छोड़ दो। फोन के दूसरे छोर से पूनम का चिंतित आग्रह आया। अध्याय 26। वह व्यक्ति जो उसकी यादों में मौजूद नहीं था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, रोहित के बिस्तर के सिर पर सीधा और अकड़ा हुआ बैठा था। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे और उसने अखबार पकड़ रखा था, बिना हिले डुले, मानो वह अखबार में समाचार बहुत गंभीरता से पढ़ रहा हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि कमरे में अंधेरा अखबार पढ़ने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा ये व्यक्ति जब से रोहित ऑनलाइन गया था तब से इसी मुद्रा में था, अपनी मुद्रा को बिल्कुल भी नहीं बदल रहा था। यह एक साधारण व्यक्ति के लिए करना असंभव था। एकमात्र बदलाव यह था कि यह व्यक्ति जो शुरू में लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, अब रोहित के कमरे में बिस्तर के बगल में बैठा था। केवल उसकी स्थिति बदली थी। दूर से पास पास आती दूरी ने लोगों को सहज महसूस नहीं कराया। इसके विपरीत इसने खतरे और भय की एक अकथनीय भावना पैदा की। उसके पिताजी बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके बगल में अखबार पढ़ने क्यों बैठे थे? क्या अतीत में उनकी यह आदत थी? कमरे में कैबिनेट पर लटकी तस्वीर को देखकर और फोन के दूसरे छोर से पूनम के जल्दबाजी वाले आग्रह को सुनकर रोहित को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। अगर पूनम द्वारा उल्लिखित फाइल सच थी तो क्या ये व्यक्ति अभी भी उसके पिताजी थे? वह ऐसा लग रहा था, लेकिन साथ ही नहीं भी। क्या उसके पिताजी सच में बचपन में एक कार दुर्घटना में मर गए थे? रोहित के दिमाग में वह काफी निश्चित था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके पिताजी थे। सब कुछ इतना स्वाभाविक लग रहा था और इसमें जरा भी झूठ नहीं था। फिर भी कुछ अभी भी बहुत गलत लग रहा है। रोहित ने तुरंत अपनी हथेली वापस खींच ली। उसने उस अखबार को नहीं हटाया जो व्यक्ति के चेहरे के सामने रुकावट बन रहा था। इसके बजाय उसने तुरंत फोन उठाया, अचानक खड़ा हो गया और पीछे हट गया। उसने उस आदमी से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश की जो अखबार पढ़ रहा था। क्या ऐसा था कि किसी चीज ने उसकी याददाश्त को प्रभावित किया था, या उसके सामने सब कुछ सिर्फ एक सपना था और वास्तविक नहीं था, या पूरी आवासीय इमारत में कुछ गड़बड़ थी? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहले इस जगह को छोड़ना होगा। मैं बाद में पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है। रोहित को यकीन नहीं था कि उसके खुद के साथ, उसके पिताजी के साथ या आसपास के माहौल के साथ कुछ गलत था। वह सावधानी से कमरे से लिविंग रूम तक पीछे हटा। उसने अपने पिताजी को परेशान नहीं किया जो अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने जिज्ञासावश व्यक्ति के चेहरे को साफ साफ देखने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि रोहित व्यक्ति का चेहरा साफ साफ देख पाता, उसने पाया कि अखबार का एक कोना गहरे लाल रंग का था, जैसे कि उस पर खून लगा हो। वह गहरा लाल इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था कि खून टपकने वाला है। खून से सना हुआ अखबार। क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा अखबार पढ़ेगा? रोहित की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस समय उसने पूनम की कही बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। उसके पिताजी प्राथमिक विद्यालय में एक कार दुर्घटना में मर गए थे। उसके पास जो फाइल थी वह असली थी, इसलिए उसके सामने ये तथाकथित पिताजी बस मौजूद नहीं हो सकते थे, क्योंकि मरे हुए लोग फिर से जीवित नहीं हो सकते थे। और अगर उसके पिताजी मौजूद नहीं थे तो उसके बिस्तर पर अखबार पढ़ते हुए बैठे आदमी के बारे में केवल एक ही संभावना थी, और वह ये थी कि वह एक भूत था। रोहित का दिल तुरंत कांप गया। कब ये भूत घर में कब घुस आया, कब दिखाई दिया और उसकी याददाश्त के साथ कब छेड़छाड़ की गई? या क्या वह पिछले कुछ सालों से इस भूत के साथ रह रहा था? अगर पूनम का फोन कॉल नहीं होता तो क्या वह कभी झूठी यादों से बाहर नहीं आ पाता? इन सब के बारे में ध्यान से सोचते हुए रोहित के बाल खड़े हो गए। जिस क्षण वह कमरे से बाहर निकला, अखबार पढ़ते हुए आदमी ने अचानक एक हरकत की। उसका सिर एक अजीब गति से मुड़ा और रोहित की ओर हो गया। उस पल में रोहित इतना डर गया कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था और न ही कोई चेहरे की विशेषताएं। वहां केवल त्वचा और मांस की एक परत थी। मुझे भागना होगा, रोहित अपने दिल में गुर्राया, मुड़ा और बिना एक शब्द कहे भागा। इस बिंदु पर वह पूरी तरह से निश्चित था कि यह आदमी एक भूत था। हालांकि जिस क्षण वह मुड़कर भागा, उसकी दृष्टि तुरंत काली हो गई, जैसे कि वह किसी चीज से टकरा गया हो। एक अखबार, ये चिपचिपा और बदबूदार था, जैसे कि यह गाढ़े खून से सना हुआ था। जिस क्षण अखबार उसके चेहरे को छुआ, वह तुरंत उस पर चिपक गया। उसने बेहोशी में उसे फाड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन खूनी अखबार उसके चेहरे की त्वचा में बदल गया था। जिस क्षण उसने उसे फाड़ा, उसके चेहरे में अत्यधिक दर्द हुआ और उसे आसानी से हटाया नहीं जा सका। ये भूत मुझ पर हमला कर रहा है। रोहित को तुरंत इसका एहसास हुआ। वह स्कूल में 2 बार दुर्भावनापूर्ण भूतों द्वारा पहले ही हमला किया जा चुका था। एकमात्र चीज जो भूतों से निपट सकती है वह भूत हैं। उसने अपने दांत पीसे और अचानक उसकी हथेली के पीछे से एक आंख निकली और एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित करने लगी। जब उसने आंख वाले हाथ का उपयोग अपने चेहरे को ढांकते हुए अखबार को फाड़ने के लिए किया तो इसका प्रभाव हुआ। अखबार धीरे धीरे उसके चेहरे से अलग हो गया, जैसे कि एक प्लास्टर को धीरे धीरे फाड़ा जा रहा हो।
हालांकि इस समय भूत उसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देना चाहता था। रोहित ने महसूस किया कि भूत उसके पास आ रहा था, जैसे कि वह उसके पीछे से अखबार खींच रहा हो। एक भयानक शक्ति आई और उसके चेहरे के चारों ओर लपेटा हुआ अखबार फिर से सिकुड़ गया और उसके चेहरे पर चिपक गया। घुटन और चक्कर आने की एक तेज भावना तेजी से फैल गई। अगर ऐसा चलता रहा तो उसे भूत द्वारा मारे जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह इस भयानक अखबार से दम घुटकर मर जाएगा। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम एक भूत हो, लेकिन मैं भी इंसान नहीं हूं। रोहित ने एक जानवर की तरह एक धीमी दहाड़ लगाई। दो लाल आंखें अचानक उसके चेहरे पर दिखाई दीं। जहां आंखें उगाई थीं, वहां अखबार तुरंत एक कागज फाड़ने की आवाज के साथ फट गया। जिस क्षण अखबार फट गया, उसके पीछे की भयानक खींचने वाली शक्ति तुरंत बहुत कम हो गई। फिर से रोहित ने गुप्त रूप से अपने दांत पीसे। वह आंख की शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बार जब वह इसका उपयोग करता था तो वह मौत के एक कदम और करीब होता था। हालांकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने अब अपने शरीर में भूत की भूतिया शक्ति को उधार नहीं लिया तो वह तुरंत मर जाएगा। एक और आंख उसके माथे पर दिखाई दी। छी! उसके माथे पर खून से सना हुआ अखबार भी फट गया। उसके पीछे की खींचने वाली शक्ति फिर से हल्की हो गई। इस समय घुटन और चक्कर आने की भावना जल्दी से दूर हो गई। जारी रखो। रोहित को पता था कि उसके शरीर में भूत की भूतिया शक्ति पर्याप्त नहीं थी। एक पांचवीं आंख उसकी गर्दन पर दिखाई दी। एक और फट उसके गले को घोंटते हुए अखबार पर दिखाई दिया। इस समय रोहित ने अपने हाथ से कुछ बल लगाया और उसके चेहरे के चारों ओर लपेटा हुआ अखबार टुकड़ों में फट गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे फटे हुए हिस्से थे। घुटन और दम घुटने की भावना पूरी तरह से गायब हो गई। उसने हवा की लंबी लंबी सांसें लीं। रोहित के चेहरे पर 4 आंखें उगाई थीं, जो एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। वह मुड़ा और देखा। उसके पीछे कोई नहीं था, केवल फटा हुआ अखबार जो खून से सना हुआ था, जमीन पर बिखरा हुआ था। मुझे इस जगह को छोड़ना होगा। रोहित भयभीत था और अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं लिया और तुरंत दरवाजा खोला और घर से निकल गया। उसके निकलने के कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति उस कमरे से बाहर आया जिसमें वह पहले था। व्यक्ति ने जमीन पर बिखरे हुए फटे हुए अखबार को उठाया और उसे एक साथ जोड़ा। जल्द ही अखबार अपने मूल रूप में लौट आया। हालांकि यह अभी भी खून से सना हुआ था, लेकिन गहरे लाल अखबार पर एक नए मानव चेहरे की रूपरेखा थी। वह मानव चेहरा रोहित का था। व्यक्ति ने अखबार उठाया और सोफे पर चला गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह बैठ गया और अपने सामने अखबार को बिना हिले डुले देखने के लिए अपने हाथ उठाना जारी रखा। ये बिल्कुल पहले जैसी ही मुद्रा थी, जब तक कि कुछ घंटे बाद आदमी अचानक हिलने लगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे रखा। उसका चेहरा, जो मूल रूप से चेहरे की विशेषताओं से रहित था, अब पहले जैसा नहीं था। इस समय उसका चेहरा रोहित का था। हालांकि इस रोहित के चेहरे पर वह क्षेत्र जहां पहले आंखें उगाई थीं, वह खाली था, जैसे कि एक साफ तस्वीर के कुछ हिस्सों को जबरदस्ती काट दिया गया हो। चेहरा अधूरा था। अध्याय 27। आंखों को ढंकने वाला लाल कागज। एक सार्वजनिक शौचालय में रोहित अपने चेहरे पर लगे बदबूदार खून के धब्बों को धोने के लिए पानी से धो रहा था। ठंडे नल के पानी को महसूस करते हुए उसे बहुत शांति मिली। जैसा कि सोचा था, मेरे साथ कुछ तो गलत है। अभी जो भूत था वह मेरी याददाश्त को बदल सकता था और मेरे दिमाग में एक गैर मौजूद व्यक्ति को जबरदस्ती डाल सकता था। फिर भी मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। भले ही मेरे पास यह आंख थी, मैं कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया था। अगर पूनम ने याद नहीं दिलाया होता तो मुझे डर है कि मैं अभी भी उस भूत के साथ घर पर रह रहा होता। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने दर्पण में देखा। रोहित के चेहरे पर आंखें पहले ही गायब हो चुकी थीं और वह अस्थायी रूप से सामान्य हो गया था। हेलो रोहित, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो कृपया जवाब दो। कृपया जवाब दो, ये पूनम है। अचानक उसने बेसिन के बगल में रखा हुआ उपग्रह स्थिति फोन बजा। शुरू से अब तक कॉल काटी नहीं गई थी। मैं हूँ। रोहित ने फोन उठाया और कहा। तुम्हारी तरफ क्या हुआ? पूनम ने पूछा। रोहित ने कहा, तुम्हारा अनुमान सही था। मेरे पिताजी प्राथमिक विद्यालय में एक कार दुर्घटना में मर गए थे। कमरे में जो चीज थी वह कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक भूत था। तुम बच गए। हाँ, रोहित ने अपने चेहरे से पानी पोंछा। इस समय उसने अचानक अपने हाथ के पीछे चिपका हुआ एक लाल कागज का टुकड़ा देखा। यह पहले वाले अखबार का एक टुकड़ा था। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। क्या तुम मुझे भूत की सामान्य स्थिति के बारे में बता सकते हो? पूनम ने पूछा। रोहित ने कहा, वह भूत लोगों की याददाश्त से छेड़छाड़ कर सकता है। उसका घूमने का तरीका स्पष्ट नहीं है और उसके मारने का तरीका भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेरा चेहरा अभी अभी एक खूनी अखबार से लपेट दिया गया था और मैं लगभग दम घुटकर मर गया था। फिलहाल मुझे बस इतना ही पता है। ठीक है, पूनम ने जल्दी से इसे रिकॉर्ड किया। चूंकि मेरे पिताजी एक भूत हैं तो मेरी माँ का क्या? वह कहाँ है और यह भूत कब दिखाई दिया?
तुम इस क्षेत्र में निगरानी कैमरों को देख सकती हो। क्या तुम मेरे लिए जांच कर सकती हो? रोहित ने कहा। पूनम ने कहा, मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अब से हमारे साथ काम करना होगा। किस पर काम करना है? रोहित ने पूछा। फिलहाल ये सिर्फ कुछ सरल जानकारी इकट्ठा करना है। जब तक तुम्हें किसी भी दुर्भावनापूर्ण भूत के अस्तित्व का पता चलता है, तुम्हें तुरंत इसकी सूचना देनी होगी, पूनम ने कहा। क्या फायदे हैं? रोहित ने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना कोई वेतन दिए तुम्हारे लिए काम करूं? मैंने वेबसाइट पढ़ी है, मैं तुम्हारे लिए काम करने से इनकार करता हूं अगर कोई ठोस लाभ नहीं है, रोहित ने बहुत गंभीरता से कहा। चलो अभी इस विषय पर बात नहीं करते हैं, मुझे यहाँ एक छोटी सी स्थिति को संभालना है। चलो अगली बार फिर से संपर्क करते हैं। रोहित ने बातचीत जारी नहीं रखी और फ़ोन काट दिया। जब पूनम ने फ़ोन काटे जाने की आवाज़ सुनी तो वह गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। रोहित ने किसी बहाने से फ़ोन नहीं काटा, इसके बजाय उसे इस समय अपने हाथ के पीछे चिपके हुए लाल कागज़ के टुकड़े से निपटना था। उसने हथेली के आकार का लाल कागज़ फाड़ दिया और उसे फेंकने की तैयारी की। ये कुछ ऐसा था जिसे पहले वाला भूत हर समय अपने हाथ में पकड़े हुए था, और यह एक भयानक और बुरी आभा का उत्सर्जन कर रहा था। इसे अपने साथ रखना शायद अच्छी बात नहीं थी। हालांकि जैसे ही उसने लाल कागज़ फाड़ा, एक तेज दर्द के साथ उस जगह पर तुरंत एक घाव दिखाई दिया जहां लाल कागज़ था। एक लाल आंख फिर से दिखाई दी। उसी समय रोहित ने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी हिलने की भावना महसूस की। उसके शरीर में कुछ आंखें बेचैन होने लगी थीं, जैसे कि वे सभी उसकी शक्तियों के उपयोग से अपनी नींद से जाग गई हों। क्या ऐसा हो सकता है? रोहित ने अपने हाथ में लाल कागज़ को देखा और उसे फेंकने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने इसे वापस अपनी हथेली के पीछे चिपका दिया, आंख को ढांकते हुए। लाल आंख की पलक तुरंत बंद हो गई और उसके मांस और खून में हिलने की अजीब भावना गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। जैसा कि सोचा था, ये लाल कागज़ आंख की शक्ति को दबा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से नहीं दबाता है, लेकिन कम से कम यह आंख के पुनर्जीवन को धीमा कर सकता है। जब उसने ये देखा तो रोहित सुखद रूप से हैरान हो गया। फिर उसे यह कहावत याद आई, केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं। अगर उसके शरीर में आंख एक भूत थी और लाल कागज़ भी एक भूत था, तो जब दोनों भूतों की शक्तियां टकराईं तो उन्होंने एक दूसरे को रोक दिया। शायद यही जीवित रहने की कुंजी थी। नहीं, ये सही नहीं है। रोहित ने फिर से भौहें सिकोड़ लीं। अगर यह अनुमान सही है, तो जब स्कूल की इमारत में मुझे भूत के बच्चे ने काटा था तो आंख क्यों नहीं दबी थी? इसके विपरीत उसे पुनर्जीवित होने के लिए और तेजी से उत्तेजित क्यों किया गया था? लाल अखबार, भूत का बच्चा, दोनों में क्या अंतर था? उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फैसला किया कि वह इस समस्या के बारे में भविष्य में सोच सकता है। चूंकि लाल अखबार उसके शरीर में 6 आंखों को दबा सकता था, उसे इसे पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ा, क्योंकि यही उसके जीने का मौका था। मुझे फिर से घर जाना होगा। रोहित की नज़रें भारी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और सार्वजनिक शौचालय से बाहर निकल गया। घर जाकर एक जोखिम उठाने की योजना बना रहा था। हालांकि जैसे ही वह शौचालय से बाहर निकला, 5 युवा पुरुष जो गुंडों की तरह दिखते थे उसकी ओर चले आए। भाई, क्या तुम शौचालय का उपयोग कर रहे थे? जाओ मत, ये भाग्य है कि हम मिले। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकता हूँ? जब युवाओं में से एक ने रोहित को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उसकी ओर चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे रोहित के कंधे पर रख दिया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रोहित ने उसे देखा और पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गुलशन है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? भाई, गुलशन नाम के युवक ने कहा। रोहित, गुलशन मुस्कुराया और कहा, इससे हम दोस्त हैं। चूंकि हम दोस्त हैं, तुम्हें एक दोस्त की मदद करनी चाहिए, है ना? ऐसा हुआ है कि आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। रोहित, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर तुम कल फिर यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। एक भी पैसा कम नहीं होगा। रोहित ने अपना सिर झुकाया और उसे देखा, फिर कहा, तुम्हें पैसे उधार दूं? मुझे लगता है कि तुम मुझे लूटने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन चूंकि तुम किसी को लूटना और ब्लैकमेल करना चाहते हो, तो क्या तुम ऐसा करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को नहीं चुन सकते? मैं इन दिनों ज़्यादा सामान्य नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना सबसे अच्छा है। मुझे डर है कि अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो मैं गलती से कोई अपराध कर सकता हूँ। बच्चे, तुम काफ़ी अहंकारी हो। गुलशन तुम्हें बहुत महत्व देता है क्योंकि वह तुमसे पैसे उधार ले रहा है। बच्चे, तुम्हें एहसानों की सराहना करना सीखना चाहिए। अगर तुम मरना चाहते हो तो बस कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बगल में एक और युवक ने एक छोटी चाकू लहराई और उसे रोहित के चेहरे पर मारा। मेरे दोस्त, ऐसे मत बनो। अगर कुछ होता है तो यह अच्छा नहीं होगा। मुझे जाने दो और मैं मान लूंगा कि आज की घटना नहीं हुई। कैसा रहेगा? रोहित ने कहा। बहुत अच्छा विचार नहीं है।
अगर तुम आज पैसे नहीं निकालते हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत, चाकू वाले युवक ने हंसा। भाई, भले ही मैंने तुमसे पैसे उधार लिए, मैं तुम्हें अगली बार वापस कर दूंगा। हम दोस्त हैं, इतने निर्दयी मत बनो, गुलशन ने बगल में मजाक उड़ाते हुए हंसा। रोहित ने कहा, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पैसे मेरी जेब में हैं, खुद ले लो। कम से कम तुम स्मार्ट हो। चाकू वाला युवक थोड़ा उत्साहित था। उसने रोहित की जेब में हाथ डाला, पैसे निकालने के लिए तैयार। लेकिन जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे अचानक कुछ ठंडा महसूस हुआ, जैसे एक कांच की गेंद। उसने अचेतन रूप से उसे बाहर निकाला। इसके बाद चाकू वाले युवक ने पाया कि उसका हाथ खून से भरा हुआ था। वह अपनी हथेली में एक लाल आंख पकड़े हुए था। लाल आंख धीरे धीरे घूम रही थी, एक भयानक निगाह से उसे देख रही थी। आह! चाकू पकड़े हुए युवक तुरंत डर से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटता रहा। हालांकि जैसे ही वह पीछे हट रहा था, उसके चारों ओर सब कुछ गहरा लाल हो गया था। आवासीय इमारतें, स्ट्रीट लैंप, आसमान में चांद और यहाँ तक कि जमीन, सब कुछ लाल रोशनी की एक परत से ढंक गया था। चूंकि हम दोस्त हैं तो मेरे लिए घोस्ट रियल्म का परीक्षण करना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? रोहित धीरे धीरे शौचालय से बाहर निकला। गुलशन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अगर रोहित अभी अभी शौचालय से बाहर निकला था तो वह व्यक्ति कौन था जिस पर उसने अपना हाथ रखा था? इस समय उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसे बस इतना महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसका हाथ था वह बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे एक लाश। भूत! भूत! गुलशन इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह तुरंत मुड़ा और भागा, जैसे कि वह सार्वजनिक शौचालय से दूर भाग रहा हो। दूसरे गुंडे भी मुड़कर डर में भाग गए। रोहित ने उस पल में अपने हाथ के पीछे देखा। एक आंख की रूपरेखा जहां लाल कागज था वहां दिखाई दी। हालांकि इसे लाल कागज द्वारा जल्दी से दबा दिया गया था। फिर आंख फिर से दिखाई दी, जैसे कि वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं घोस्ट रियल्म का उपयोग कर सकता हूं अगर मैं 6 आंखें उगाता हूं। हालांकि मैं 5 आंखों के साथ भी घोस्ट रियल्म का उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि एक को फिलहाल लाल कागज द्वारा दबाया जा रहा है। दुर्भावनापूर्ण भूत का पुनर्जीवन भी रुक गया है। उसने अपने शरीर के 5 हिस्सों को फटने के दर्द को महसूस किया। 5 दृश्य उसके दिमाग में प्रेषित हुए। उसके चारों ओर सब कुछ साफ और उसके नियंत्रण में था। 6 आंखें मेरे शरीर की सीमा हैं, लेकिन अगर मेरे पास केवल 5 हैं तो स्थिति बहुत बेहतर है। हालांकि कुछ दुष्प्रभाव अभी भी हैं, वे इतने स्पष्ट नहीं हैं। रोहित की नज़रें थोड़ी हिली, उसने अपने शरीर की सीमाओं का अंदाज़ा लगा लिया था। अगर मुझे वह लाल अखबार मिलता है और मैं 6 आंखों को उसके साथ दबाता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बिना किसी दुष्प्रभाव के भूतिया शक्ति का उपयोग कर सकता हूं? क्या इसका ये भी मतलब है कि मुझे अब दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन के परिणामों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन उससे पहले मुझे इस घोस्ट रियल्म में महारत हासिल करनी होगी। रोहित ने भाग रहे कुछ गुंडों को देखा। उन पर इसका परीक्षण करना सबसे अच्छा था। घोस्ट रियल्म में महारत हासिल करना अगली बार दुर्भावनापूर्ण भूतों से निपटने में उसकी पूंजी थी, इसलिए भूतिया शक्ति का एक बार उपयोग करना आवश्यक था। यह कोई बर्बादी नहीं थी। अध्याय 28, पैसे उधार लेना। वे भाग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गुलशन और उसके दोस्त ऐसे आगे भागे जैसे वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। उनके चेहरे पीले थे और उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ खौफनाक देखा हो। दरअसल उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक चीज़ का सामना किया था। वे लग रहा था कि उन्हें एक भूत मिला था। वे भागते हुए समय का ध्यान भूल गए थे। जब वे इतने थक गए कि वे और नहीं भाग सकते थे, तभी वे रुके, झुक गए और जोर जोर से हाँफने लगे। अभी हुए दृश्य को याद करके गुलशन ने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर हल्के से कांप रहे थे। आह गुलशन, वह व्यक्ति अभी क्या था? उसके बगल में एक दोस्त ने कुछ डर के साथ पूछा। गुलशन ने डांटा, वह और क्या हो सकता था? ये सबसे ज्यादा संभावना है कि हम शैतान से मिले हैं। जब हम वापस जाएंगे तो हमें बेहतर होगा कि मंदिर जाकर बुराई को दूर करने के लिए एक ताबीज़ ले लें। धिक्कार है, आज सच में एक बुरा दिन है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां कम लोग हों। मैंने कुछ पैसे पाने के लिए किसी को रोकने के लिए इतनी परेशानी उठाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वह चीज़ मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका एक और साथी कांपते हुए उंगली से आगे की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम लोग देखो हमारे सामने क्या है। गुंडों ने अपना सिर उठाया और उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत आतंक से बदल गईं। एक सार्वजनिक शौचालय, ये वही जगह थी जहां वे पहले शैतान से मिले थे। उस शौचालय के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पूरे शरीर से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जो बिना हिले डुले उन्हें घूर रहा था। वह कोई और नहीं, रोहित था। इतनी देर तक भागने और इतने सारे मोड़ लेने के बाद उनमें से कुछ वास्तव में अपनी मूल जगह पर वापस आ गए थे। इस दृश्य को देखकर कुछ इतने डर गए थे कि वे जमीन पर गिर गए।
अत्यधिक डर में उनमें भागने की भी ताकत नहीं थी। जल्दी भागो। भले कि गुलशन बेहद थका हुआ था, लेकिन वह रोहित से ज्यादा डर रहा था जो शौचालय के सामने खड़ा था। इस प्रकार वह मुड़ा और फिर से भागने लगा। अपनी घबराहट में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इतनी दूरी तक भागने के बाद वह अपनी मूल जगह पर क्यों वापस आया था। अभी उसके मन में केवल एक ही विचार था, और वह था उस व्यक्ति और शौचालय से दूरी बनाना। इस समय रोहित ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरा घोस्ट रेल्म बूढ़े आदमी के घोस्ट रेल्म से थोड़ा अलग है। बूढ़ा आदमी पूरे शिक्षण भवन में हर किसी को अपनी दिशा खोने पर मजबूर कर सकता था, यहाँ तक कि दीवारों और इमारतों को भी प्रभावित कर सकता था, लेकिन क्या मैं केवल लोगों को भ्रमित कर सकता हूँ? नहीं, चूंकि घोस्ट रेल्म एक जैसे हैं, तो यह जरूर है कि मैंने अभी तक तरीका नहीं समझा है। भूत और लोग अलग होते हैं। रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया। उस पल में वह अपनी मूल जगह से गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह उस दिशा में चल रहा था जिस दिशा में गुलशन भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सर्कल में चल रहा था। वह केवल सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर पर आया था। तो ये बात है, मैं घोस्ट रेल्म में कहीं भी दिखाई दे सकता हूँ। ये सही होना चाहिए। ये बताता है कि दस्तक देने वाला बूढ़ा आदमी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही चुपचाप आसपास में क्यों दिखाई दे सकता था। जब गुलशन ने रोहित को देखा जो अचानक उसके सामने दिखाई दिया था, तो वह जल्दी से अपने रास्ते पर रुक गया और गुंडे भागने के लिए सभी दिशाओं में बिखर गए। चूंकि मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं, तो क्या मैं अपने आसपास की चीज़ों को प्रभावित कर सकता हूं? रोहित की नज़रें थोड़ी हिलीं। उसने एक गैंगस्टर को पकड़ लिया जो इतना डर गया था कि वह लकवाग्रस्त हो गया था, और उसे उसके बगल में शौचालय की दीवार में दे मारा। लाल रोशनी के तहत सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। गैंगस्टर दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसका सिर शौचालय के दरवाजे के सामने एक एयर वेंट में घुस गया। एयर वेंट का आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था कि एक सिर उसमें से निकल सके, लेकिन रोहित ने गैंगस्टर के सिर को दीवार के माध्यम से धकेल दिया था ताकि उसकी गर्दन एयर वेंट में फंस गई हो। तो ये बात है। रोहित धीरे धीरे घोस्ट रेल्म के कुछ रहस्यों को समझने लगा। इस जगह में दूरी विकृत हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, और अंदर फंसे लोगों के सामने के दृश्य भी बदल जाएंगे। सब कुछ एक ही समय में नकली और असली था, जबकि बाहरी दुनिया की हर चीज से अलग था। घोस्ट रेल्म एक ऐसी दुनिया थी जो दुर्भावनापूर्ण भूतों के चारों ओर घूमती थी। यह एक भूत के कारण दिखाई देगा और भूत के कारण बदल जाएगा। रोहित ने घोस्ट रेल्म के कई उपयोगों को आजमाया और इन गुंडों को प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि भूतिया शक्ति क्या दर्शाती है। यह अनसुलझा था। हाँ, अनसुलझा। मनुष्यों के लिए ऐसी शक्ति जो मनमाने ढंग से वास्तविकता को विकृत करती है, वास्तव में अनसुलझी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बम भी घोस्ट रेल्म को नष्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि घोस्ट रेल्म में वास्तविकता वैसी नहीं थी जैसी कोई उसे जानता था। बम वास्तविकता में सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन वे घोस्ट रेल्म जैसी किसी चीज को कैसे नष्ट कर सकते थे जो वास्तविकता और भ्रम के बीच थी। अगर मैं घोस्ट रेल्म के क्षेत्र को केवल खुद को निगलने के लिए कम कर देता हूं, तो मेरा शरीर एक अर्धभ्रामक अस्तित्व के बराबर होगा। रोहित ने घोस्ट रेल्म की शक्ति को वापस ले लिया। आसपास की लाल रोशनी जल्दी से गायब हो गई। स्ट्रीट लाइट्स अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। दूर की ऊंची इमारतों में नियॉन लाइट्स जल उठीं और कार के हॉर्न की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। हालांकि रोहित के शरीर से अभी भी एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एक दीवार के माध्यम से गुजर गया और अपने बगल में एक आवासीय इमारत में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि कमरे में बत्तियां जली हुई थीं और एक जोड़ा प्यार कर रहा था। रोहित ने उन्हें देखा और उन्होंने भी रोहित को देखा। उस जोड़े ने उस व्यक्ति को घूरा जो अचानक कमरे में दिखाई दिया था और अभी भी एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और एक अत्यधिक डर उनके दिलों में उमड़ आया। परेशान करने के लिए माफ़ी, कृपया जारी रखें। रोहित मुड़ा और चला गया, दीवार में गायब हो गया। एक भूत! जोड़े की चीखें कमरे में गूंज उठीं, यहाँ तक कि बाहर तक भी पहुँच गईं। एक भूत! रोहित ने अपनी वर्तमान स्थिति को देखा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने अभी भी मानव चेतना को बनाए रखा था, तो वह वास्तव में एक भूत की तरह और ज्यादा होता जा रहा था। एक घोस्ट राइडर वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जो न तो इंसान था और न ही भूत। रोहित अपने शरीर में फिर से बेचैनी महसूस कर सकता था। लाल कागज ने वास्तव में भूतों की आंखों में से एक को ढंक दिया था, लेकिन लंबे समय तक भूतिया शक्ति का उपयोग करने की कीमत अभी भी बहुत भारी थी। वह अपने शरीर में आंखों को फिर से बेचैन महसूस कर सकता था। घोस्ट रेल्म केवल 5 मिनट तक रह सकता है। 5 मिनट के बाद मेरी सीमा तक पहुंच जाएगा। रोहित ने अपने फ़ोन पर समय देखा और इस समय को रिकॉर्ड किया। वह घोस्ट रेल्म की स्थिति से बाहर निकल गया। आज का प्रयास वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बाएं और दाएं देखा। गुलशन और कुछ गैंगस्टर या तो कचरे के डिब्बे के पीछे सिर पकड़कर कांप रहे थे, या वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था।
उनमें इतनी खराब सहनशक्ति थी, फिर भी वे पैसे ऐंठना चाहते थे। भाई, क्या तुम कांप रहे हो? हम दोस्त हैं, तो तुम्हें मेरी मदद ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि मैं परेशानी में हूँ, है ना? ऐसा हुआ है कि अभी मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या तुम्हें मुझे कुछ पैसे उधार देने में कोई दिक्कत है? रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गुलशन के कंधे पर थपथपाया। पैसे ऐंठना? रोहित खुद इतना गरीब था कि उसकी जेब में केवल लगभग 200 युआन थे। अब जब वह घर नहीं जा सकता था तो उसे उपयोग करने के लिए कुछ पैसे लेने थे। यहाँ मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे मत ढूंढना, मुझे मत ढूंढना। मैं तुम्हारे लिए बाद में अगरबत्ती जलाऊंगा। किसी और को ढूंढो। गुलशन इतना डर गया था कि वह रोने वाला था। उसने कांपते हुए अपनी जेब से सब कुछ बाहर निकाल लिया। वहाँ केवल लगभग 100 युआन थे। इसे एक ऋण समझो, मैं तुम्हें अगली बार वापस कर दूंगा। रोहित ने उसके पैसे लिए और मुस्कुराया। नहीं, इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े भाई, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। गुलशन ने अपना सिर नीचे किया और कांपते हुए आवाज़ में कहा। उसने रोहित को देखने के लिए सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। ये केवल लगभग 100 युआन था, क्या वापस करना था? अपने दिल में उसने केवल यह उम्मीद की कि यह भूत जल्दी से उसे छोड़ देगा। जब तक रोहित भविष्य में उसे परेशान नहीं करेगा, वह किसी भी अनुरोध पर सहमत हो सकता था। भविष्य में और ज्यादा पैसे ऐंठना ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। रोहित खड़ा हुआ और एक अजीब आवाज में कहा। हाँ हाँ हाँ। गुलशन इतना डर गया था कि वह रोने लगा। वह अभी भी एक बच्चा था, वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? गुलशन ने कसम खाई कि वह इस जीवन में फिर कभी पैसे नहीं ऐंठेगा। वह एक अच्छा इंसान बनेगा। कल वह बूढ़ी महिलाओं को सड़क पार करने में मदद करेगा। रोहित ने एक एक करके अन्य गुंडों को कुछ चेतावनी भरे शब्द कहे और उनसे कुछ 100 युआन उधार लिए। उसे विश्वास था कि आज के अनुभव के साथ वे लोगों से पैसे ऐंठने का विचार पूरी तरह से छोड़ देंगे। कौन जानता था कि वे जिस अगले व्यक्ति से पैसे ऐंठेंगे वह इंसान होगा या भूत। मुझे अब खेलना बंद कर देना चाहिए, काम बुला रहा है। रोहित ने उन पर एक नज़र डाली। जब उसने देखा कि जिस गुंडे को उसने वैंट में डाल दिया था वह अपना सिर बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था, तो रोहित खुद को मज़ेदार महसूस करने से रोक नहीं पाया। वह कल किसी को दीवार गिराने के लिए कहेगा, ये सोचकर कि उस गुंडे ने उसे डराने के लिए चाकू का उपयोग करने की हिम्मत की थी। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें असली भूत नहीं मिले। हालांकि जब रोहित फिर से घर लौटा तो उसने पाया कि दरवाजा खुला था। अंधेरा घर खाली था। लाल अखबार जो टुकड़ों में फट गया था और जमीन पर बिखरा हुआ था वह गायब हो गया था। भूत गायब हो गया था। भूत चला गया। रोहित की अभिव्यक्ति बदल गई। वह भूत से लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे चूक जाएगा। क्या भूत उससे डरकर भाग गया था, या क्या भूत अपने अगले लक्ष्य को ढूंढने चला गया था? मुझे भूत को ढूंढना होगा, रोहित ने दृढ़ता से सोचा। अध्याय 29। बाथरूम में हाथों के निशान। एक व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसे पता चले कि उसके घर में एक भूत आ गया है तो वह घर पर नहीं रह पाएगा। हालांकि उस लाल अखबार को फिर से पाने के लिए रोहित को जोखिम उठाना पड़ा। आखिरकार यह उसके लिए दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन पर काबू पाने का एक मौका था। मैं यहाँ उस चीज़ का इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या वह फिर से यहाँ वापस आएगी। रोहित बहुत देर तक हिचकिचाया और फिर उसने दांत पीस कर न जाने का विकल्प चुना। वह घर पर भूत के वापस आने का इंतजार करेगा, ये पूरी तरह से जानते हुए कि एक भूत था, फिर भी उसने भूत के वापस आने के लिए यहाँ इंतजार करने की हिम्मत की। इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। रोहित ने निश्चित रूप से बहुत साहस जुटाया था। वह मर भी जाए तो भी ठहरने के लिए दृढ़ था। अगर उसने अब आसान रास्ता चुना तो ये केवल एक धीमी आत्महत्या होगी। एक बार जब उसके शरीर में आंखें उस बिंदु तक बढ़ गईं जहां उन्हें रोका नहीं जा सकता था, तो वह रोगों की तरह होगा और बस अपने विनाश का सामना करेगा। जब वह घर पर भूत का इंतजार कर रहा था, जयपुर शहर के एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र में, कविता के घर में, वह परसों से घर से बाहर नहीं निकली थी। पिछले 2 दिनों से वह घर में छिपी हुई थी क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसके खुद के साथ कुछ गलत था। बाथरूम में पानी के छलकने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। कविता की आंखें डर और पागलपन के संकेत से भरी हुई थीं। उसने वह ब्रश पकड़ रखा था जिसका उपयोग शौचालय की फर्श को साफ करने के लिए किया जाता था और वह दर्पण के सामने अपने गले पर एक जगह को पागलों की तरह रगड़ रही थी। अत्यधिक रगड़ने के कारण उसकी त्वचा लाल हो गई थी। तर्कसंगत रूप से एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि कविता को यह महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय उसने अपने रगड़ने की तीव्रता बढ़ा दी और उसकी आंखों में अभिव्यक्ति और ज्यादा भयभीत हो गई। बहुत जल्द उसकी गर्दन पर त्वचा का एक टुकड़ा फट गया और खून निकल आया। ताज़ा खून बाथरूम में गर्म पानी के साथ बह रहा था, जिससे ज़मीन लाल हो गई। हालांकि चाहे वह कितना भी रगड़े और कितना भी खून बहे, 2 छोटे गहरे हरे रंग के हाथों के निशान अभी भी खून से सनी हुई त्वचा पर साफ साफ देखे जा सकते थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जन्मचिन्ह की तरह आसपास के मांस और खून में बढ़ गए हों जो गर्भ से लाए गए थे। उन्हें धोने का कोई तरीका नहीं था। इस समय कविता की माँ अनुपमा लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी और अपनी घड़ी में समय देख रही थी। उनके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी। कविता 2 घंटे से ज्यादा समय से नहा रही है और उसने सुबह भी स्नान किया। क्या वह बीमार हो सकती है या कुछ और? क्या वह ठीक महसूस नहीं कर रही है? राजीव, कविता के पिता, ने भी एक चिंतित रूप दिखाया जब उन्होंने कहा, जब से वह कल सुबह स्कूल से वापस आई है तब से उसके साथ कुछ गलत है। उसने मुश्किल से कुछ खाया और पूरे दिन अपने कमरे में बंद रही। उसने दिन के उजाले में भी घर की सभी बत्तियां जला दीं और अंधेरे से बहुत डरती थी। और आज वह पूरे दिन नहा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कल उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पतिदेव, क्या आपने पूछा कि परसों रात को स्कूल में क्या हुआ था? मैं शिक्षक के फ़ोन पर बात नहीं कर पा रही हूँ, अनुपमा ने कहा। मैं कल स्कूल गया था। वहाँ सच में कुछ हुआ है और जगह को बंद कर दिया गया है। सभी छात्रों को छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया गया था। जहाँ तक स्कूल फिर से कब खुलेगा, हमें स्कूल से नोटिस का इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब मैं गया था तो मैं कई छात्रों के माता पिता से मिला था। राजीव गहरी भौहें सिकुड़कर धूम्रपान कर रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी जब उन्होंने जारी रखा, अन्य छात्रों के माता पिता सभी ने कहा कि उनके बच्चे परसों रात के स्वर अध्ययन सत्र के बाद घर वापस नहीं आए। वे पहले ही लापता हो गए हैं। उनके फ़ोन तक नहीं पहुंचा जा सकता है और उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता है। लापता होने वाले छात्रों की संख्या भी कम नहीं है। अनुपमा ने सदमे में कहा, यह कैसे हो सकता है? स्कूल में कुछ ज़रूर हुआ है, हमें अभी तक पता नहीं है। मैं कविता से पूछना चाहता था लेकिन मैं अब उससे इसके बारे में नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे उस पर दबाव डालने का डर है। राजीव ने अपने हाथ में सिगरेट बुझा दी और गंभीरता से कहा, कविता ने कुछ ज़रूर अनुभव किया है। वह अब डर में लग रही है। अनुपमा ने अनुमान लगाया, पतिदेव, क्या आपको लगता है कि कविता कुछ बुरे लोगों से मिली है और उसके साथ बदमाशी हुई है? बिल्कुल नहीं, ये लापता छात्रों का एक बड़े पैमाने पर मामला है। स्कूल सच्चाई को छिपा रहा है। वैसे क्या कल सुबह कविता को उसके सहपाठी ने वापस नहीं पहुंचाया था? राजीव ने कहा, हाँ, मैं उस सहपाठी से मिली हूँ। उसका नाम रोहित है, अनुपमा ने कहा। उसे पता होना चाहिए कि कविता के साथ क्या हुआ। हमें उसके उस सहपाठी को फ़ोन करके पूछना चाहिए, राजीव ने कहा। अनुपमा ने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा है लेकिन मुझे उसका नंबर नहीं पता है। लेकिन उसी पल बाथरूम से कविता की हिंसक चीख आए, आह! राजीव और उनकी पत्नी की अभिव्यक्तियां तुरंत बदल गईं। वे बाथरूम के दरवाजे की ओर भागे लेकिन दरवाजा बंद था और खोला नहीं जा सका। कविता, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? माँ बाहर है, अनुपमा ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिंतित होकर पूछा। हालांकि कविता की चीखें अभी भी बाथरूम से आ रही थीं। राजीव ने महसूस किया कि स्थिति बहुत गंभीर थी। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्होंने सीधे बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। मां के रूप में अनुपमा सबसे पहले अंदर भागी। जब उन्होंने देखा कि बाथरूम की फर्श खून से ढंकी हुई थी तो वह इतनी डर गई कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बाथरूम के कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी और उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। कविता डर में अपना सिर गाड़ रही थी, जैसे कि वह एक बड़े सदमे में हो। कविता, तुम्हें क्या हुआ? अनुपमा का दिल अपनी बेटी के लिए इतना दर्द हुआ कि वह रोने वाली थी। वह चीज़ यहाँ है, वह यहाँ है, वह खिड़की के ठीक बाहर है, वह खिड़की के ठीक बाहर है। वह मुझे ढूंढने आई है, कविता ने अत्यधिक डर में कहा। मत आना, मत आना। क्या चीज़? खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं है। कविता, खुद को मत डराओ। अनुपमा ने बाथरूम की खिड़की पर एक नज़र डाली लेकिन कुछ भी नहीं पाया। नहीं, वह खिड़की के बाहर है। वह मुझे देख रही है। कविता ने अपनी माँ की बाँह पकड़ी और घबराहट में कहा, रोहित, मुझे रोहित चाहिए। मुझे रोहित के घर जाना है। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। हर कोई मर चुका है। वे सब मर चुके हैं। प्रिया, आशु, कमल, वे सब मर चुके हैं। हाँ, मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही वह बोली, कविता ने खुद को अनुपमा की बाहों में गाड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। कविता, ठीक है, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। माँ यहाँ है। अनुपमा भी रोई जब वह उसे सांत्वना दे रही थी। उस चीज़ ने मुझे ढूंढ लिया है। वह खिड़की के बाहर है। वह खिड़की के बाहर है। मैं जल्द ही मर जाऊंगी। हाँ, कविता ने कहा। अनुपमा ने फिर से खिड़की को देखा और कहा, खिड़की के बाहर सच में कुछ भी नहीं है। हमारा घर 16वीं मंजिल पर है। बाहर कुछ भी नहीं है। अगर तुम विश्वास नहीं करती तो देखो। माँ, वह सच में यहाँ है। मैं रोहित के घर रहना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। कविता अभी भी खुद को दोहरा रही थी और रो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
इस समय राजीव थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, कविता को उसके कमरे में ले जाओ और उसे कुछ कपड़े पहनने में मदद करो। हम उसके घाव पर पट्टी बंधवाने के लिए नीचे क्लिनिक जाएंगे। मैं कल रोहित को ढूंढने और स्थिति के बारे में पूछने का एक तरीका सोचूंगा। अनुपमा ने सिर हिलाया। उन्होंने कविता को बाथरूम से बाहर निकलने में मदद की। माँ और बेटी के जाने के बाद राजीव ने बाथरूम में गर्म पानी बंद कर दिया और फर्श पर लगे खून के धब्बों को धोया। जब वह जाने ही वाला था तो उसने अचानक बाथरूम की खिड़की पर एक नज़र डाली। खिड़की बंद थी। राजीव ने उसे खोलने के बाद अपना सिर बाहर निकाला और देखने के लिए देखा कि क्या बाहर सच में कुछ था। उनका परिवार 16वीं मंजिल पर रहता था, तो बाहर कुछ कैसे हो सकता था? निश्चित रूप से राजीव ने कुछ भी नहीं देखा। हालांकि जैसे ही वह खिड़की बंद करने वाला था, वह दंग रह गया। खिड़की पानी के वाष्प की एक परत से ढकी हुई थी और उस पर एक साफ हाथ का निशान था। हाथ का निशान बहुत छोटा लग रहा था और यह एक वयस्क का नहीं था। ये 4 या 5 साल के बच्चे के हाथ के निशान जैसा लग रहा था। इसके अलावा हाथों के निशान खिड़की से लेकर बाथरूम के अंदर तक फैले हुए थे। बाथरूम की दीवारों पर जो वाष्प से भरी हुई थी और यहाँ तक कि छत पर भी हाथों के निशान थे। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ कविता नहीं पहुँच सकती थी। छोटे हाथों के निशान घनी आबादी में थे। वे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राजीव का दिल कांप गया। उसे लगा कि कुछ बहुत गलत था। आज रात कविता का परिवार बिल्कुल भी नहीं सोया। केशव भी जाग रहा था। वह भी अभी बाहर से घर लौटा था। उसके पिता गिरीश ने सोचा कि उसने कुछ बुरा किया है, इसलिए उसके घर लौटने के बाद उन्होंने उसे पीटा था। उसके पिता ने उसे उसके कमरे में सोने के लिए वापस जाने की भी अनुमति नहीं दी थी। केशव बालकनी पर खड़ा था और बाहर देख रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और पूरी रात इसके बारे में सोचा। वह कौन था जिसने उसे फंसाया था? अध्याय 30 मुनाफाखोर। क्या वह भूत नहीं आ रहा है? रोहित पूरी रात घर पर रहा और सोया नहीं। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं क्योंकि वह थकावट से दरवाजे की दिशा में देख रहा था। दरवाजा बंद नहीं था क्योंकि वह भूत को पहले ही पल में देखना चाहता था। लेकिन चीज़ें उतनी सही नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। मैं हमेशा के लिए भूत के आने का इंतजार करने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। अगर वह भूत पहले ही चला गया है और वापस आने का इरादा नहीं है, तो मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे लिए अब समय बहुत कीमती है। रोहित ने अपनी खून से लाल आंखों को रगड़ा ताकि उसका दिमाग साफ हो जाए और वह आराम कर सके। अगर वह पूरी रात इतना तनावग्रस्त रहा तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। अगर मैं इस भूत को कम समय में नहीं ढूंढ सकता तो मुझे 2 योजनाओं को पूरा करना होगा। रोहित सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने स्नान किया और अपना सामान पैक किया, जाने की तैयारी करते हुए। उसके पास 2 योजनाएं थीं। एक ये थी कि अगर वह जीवित रह सकता तो जीवित रहने का एक तरीका ढूंढता। दूसरी, अगर वह सच में मरने वाला था तो उसे भविष्य में अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे कमाने थे ताकि वे सेवानिवृत्त हो सकें। एक स्कूल बैग ले जाकर रोहित पुरानी आवासीय इमारत से बाहर चला गया। चिलचिलाती धूप को देखकर उसे थोड़ा चक्कर आया। लेकिन भूत सूरज से डरते नहीं लगते। रोहित ने अपने हाथ के पीछे छुआ, लेकिन उसने आंख से कोई असामान्य प्रतिक्रिया महसूस नहीं की। दूसरे शब्दों में, भूत दिन के दौरान भी दिखाई दे सकते थे। लोककथाओं के अनुसार भूत केवल रात में ही दिखाई देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सिद्धांत उलट गया था। ये केवल कहा जा सकता है कि दिन के दौरान चमक लोगों को सुरक्षा की भावना दे सकती थी और उन्हें कम डरा सकती थी। मालिक, क्या आप पुराने फ़ोन लेते हैं? रोहित गली में एक छोटी दुकान पर आया जो फ़ोन की मरम्मत करती थी। फ़ोन की दुकान के मालिक ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, मैं पुराने फ़ोन नहीं लेता, केवल नए स्मार्टफ़ोन जो पिछले 2 सालों में बनाए गए हैं। रोहित बैठ गया और कहा, मेरे हाथ में फ़ोन बेचने के लिए नहीं है। मैं इन सब को बेचना चाहता हूँ। उसने अपने स्कूल बैग से वे फ़ोन निकाले जो केशव, कविता, पिंकू और अन्य नहीं चाहते थे। इतने सारे, तुमने इन्हें कहाँ से चुराया? मालिक एक पल के लिए दंग रह गया। उसने विभिन्न मॉडलों के स्मार्टफोन देखे और रोहित को संदेह से देखा। मेरे दोस्त अब उन्हें नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए। इसके अलावा अगर मैंने उन्हें चुराया भी तो मुझे ऐसे नए मॉडल कहाँ मिल सकते हैं? मालिक, मुझे एक मूल्यांकन दें। अगर यह उपयुक्त है तो मैं ये सब आपको बेच दूंगा, रोहित ने कहा। मालिक ने फ़ोन को देखा। वे वास्तव में अच्छी चीज़ें थीं क्योंकि वे काफ़ी नए थे। हर एक के लिए बाजार मूल्य लगभग 2 से 3 हज़ार था, जबकि महंगे वाले 7 से 8 हज़ार तक भी पहुंच सकते थे। यह मूल्यवान नहीं है, मैं तुम्हें केवल 300 दे सकता हूँ। ये वाला बुरा नहीं है, मैं इसे 1000 में लूँगा। मैं इसे 1000 और 3 में लूँगा। मालिक ने मूल्यांकन किया। इस समय काउंटर पर एक फ़ोन अचानक बजा। रोहित ने एक नज़र डाली और देखा कि कॉलर आईडी पर लिखा था, पिताजी। भगवान जाने कि यह किस सहपाठी के पिताजी थे। मालिक ने फ़ोन किया, है ना? मालिक मुस्कुराया और कहा, अगर वह फ़ोन ढूंढने आता है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं इस फ़ोन को केवल 500 युआन में ले सकता हूँ। ये कहने के बाद उसने फ़ोन बंद करने की योजना बनाई।
रोहित ने फ़ोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। यह मालिक नहीं है, यह एक दोस्त के पिता हैं। हेलो। फ़ोन के दूसरे छोर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई। क्या ये रोहित है? हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? रोहित ने पूछा। जैसा कि सोचा था, कविता का फ़ोन तुम्हारे पास है। मैं कविता के पिता राजीव हूँ। मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। क्या ये तुम्हारी तरफ सुविधाजनक है? मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, राजीव ने कहा। ओह, राजीव अंकल, मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ। मेरे लिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं है, रोहित ने कहा। राजीव ने कहा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी चलाकर आऊँगा। राजीव अंकल, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहिए। मुझे सच में कुछ काम है और मैं काफ़ी समय तक बाहर नहीं जा पाऊंगा, रोहित ने कहा। राजीव एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, यह मेरी बेटी कविता के बारे में है। क्या तुम जानते हो कि उस दिन स्कूल में उसके साथ क्या हुआ था? क्या कविता ने आपको नहीं बताया कि स्कूल में भूत था? रोहित ने पूछा। स्कूल में भूत था? फ़ोन के दूसरे छोर पर राजीव दंग रह गए। इन दिनों ऐसी कोई बेतुकी चीज़ थी? स्कूल में भूत था? तुम हाई स्कूल के छात्र हो, फिर भी तुम इस पर विश्वास करते हो? उसने कुछ संदेह के साथ पूछा। मैं पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं करता हूँ, रोहित ने कहा। कविता को क्या हुआ? क्या उसे फिर से एक भूत मिला? राजीव ने कहा, शायद वह बस बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और वह डरपोक भी है, इसलिए वह डर गई है। उसे लगता रहता है कि कोई चीज़ उसे ढूंढ रही है और उसका पीछा कर रही है। और कविता ने कहा कि तुम उसकी मदद कर सकते हो। कोई चीज़ उसका पीछा कर रही है। रोहित की आंखें थोड़ी हिलीं। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या यह एक बच्चा है? एक बच्चा? राजीव को बाथरूम में हथेली के निशान याद आए। क्या वे एक बच्चे की हथेली के निशान नहीं थे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे घर में भूत है? राजीव ने कहा, मैं तुमसे गंभीरता से पूछ रहा हूँ। कृपया मुझे भूत जैसी किसी चीज़ से दूर मत करो। कविता की स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सच्चाई बता सकते हो जो तुम जानते हो। बेशक, मैं बदले में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। वह अपने करियर में एक सफल व्यक्ति था। वह भूतों की बकवास में कैसे विश्वास कर सकता था? रोहित ने सोचा। फोन पर राजीव के लहजे और रवैये से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कविता को वास्तव में एक भूत मिला था। ये बहुत संभावना थी कि यह वही भूत बच्चा था जो स्कूल से भाग गया था। लेकिन ये समझ में नहीं आया। भले ही भूत का बच्चा दरवाजा खटखटाने वाले बूढ़े आदमी जितना डरावना नहीं था, कविता सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी। अगर वह सच में बच्चे से मिली होती तो उसे अब जीवित नहीं होना चाहिए था। आखिरकार, एक भूत मारते समय अपने पीड़ितों के साथ समझौता नहीं करेगा। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहित को चुप सुनकर राजीव ने पूछा। रोहित होश में आया और कहा, मैं कविता के मामले को सुलझा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत परेशानी वाला है। पिछली बार तुम्हारी बेटी को मुफ्त में बचाने के बाद मैं मुश्किल से स्कूल से जीवित बाहर निकल पाया था। लेकिन इस बार मैं तुम्हारा एहसान करने का इरादा नहीं रखता और मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसलिए राजीव अंकल, एक कीमत बताओ। तुम मेरे लिए इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे कितना भुगतान करने की योजना बना रहे हो? राजीव एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत कहा, अगर कविता सामान्य हो सकती है तो मैं तुम्हें निजी तौर पर 20,000 युआन का इनाम दे सकता हूँ। बेशक, अगर तुम मेरी बेटी की मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहित नाम का ये छात्र समाज के तरीकों से इतना परिचित होगा कि वह चीज़ें करने से पहले पैसे मांगेगा। राजीव का लहजा तुरंत बहुत ज़्यादा दूर हो गया। 20,000? मुझे लगा कि तुम 2 लाख कहोगे। 20,000 बहुत कम है। यह मामला बहुत खतरनाक है। यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर मैं कुछ नहीं करता तो न केवल कविता बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मर सकता है। आखिरकार, वह चीज़ मारते समय दया की परवाह नहीं करती, रोहित ने कहा। अगर वह भूत के बच्चे से निपटना चाहता था तो उसे भूतिया शक्ति का उपयोग करना होगा और इससे दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन में तेजी आएगी। दूसरे शब्दों में, वह मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। अगर वह दूसरों को रोशन करने के लिए खुद का बलिदान करता तो वह एक मोमबत्ती होता। रोहित एक मोमबत्ती नहीं था और उसे कुछ श्रम शुल्क कमाने की ज़रूरत थी। इसके अलावा कविता का परिवार अमीर था, लेकिन वह वास्तव में बहुत गरीब था। 50,000 कैसा रहेगा? राजीव ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि राजीव अंकल अभी भी ऐसे मामलों के बाजार मूल्य के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। विदेश में एक समान मामले को सुलझाने के लिए शुरू में कम से कम 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगेंगे, लेकिन मैं एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हूँ। उसके मेरे सहपाठी होने के नाते 500,000, रोहित ने गंभीरता से कहा। फक, 5 लाख? तुम पैसे के बारे में पागल हो गए हो। तुम अभी भी यह कहने का चेहरा कैसे दिखा सकते हो कि यह एक सहपाठी के लिए है? यहाँ तक कि राजीव, जिनका स्वभाव अच्छा था, वह भी जब उन्होंने कीमत सुनी तो गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाए।
रोहित गुस्सा नहीं हुआ और मुस्कुराया, राजीव अंकल, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार की स्थिति के साथ 5 लाख थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे आप निकाल नहीं सकते। आखिरकार बस आपके परिवार के घर का ही मूल्य कम से कम 4 मिलियन है। ठीक है, चलो यहाँ कॉल समाप्त करते हैं। राजीव अंकल, आप जवाब देने से पहले बेहतर सोच लें। जल्दी करना सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत देर हो जाती है तो या तो कविता मर जाती है या मैं मर जाता हूँ। मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे अभी भी अपनी माँ का ध्यान रखना है। मैं आपकी पैसे कमाने के लिए अपनी जान का उपयोग कर रहा हूँ और मेरे लिए भी यह आसान नहीं है। अगर बहुत देर हो जाती है तो भी अगर आप किसी को मदद करने के लिए ढूंढना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे पैसे से सुलझाया जा सके। इसके अलावा भविष्य में इस नंबर पर फ़ोन मत करना, मेरे दूसरे फ़ोन पर फ़ोन करना। उस फ़ोन पर फ़ोन करना मुफ्त है। ये कहने के बाद उसने राजीव को रोबो का उपग्रह स्थिति फ़ोन नंबर दिया और फ़ोन काट दिया। दोस्त, तुम्हारे इन सभी फ़ोनों के लिए मैं तुम्हें 5,000 युआन दे सकता हूँ, मालिक ने इस समय कहा। 5,000 युआन। रोहित ने फ़ोन नीचे रखा और भौहें सिकोड़ लीं। इतने कम? मालिक, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे फ़ोन सब बेकार हैं। उदाहरण के लिए, ये नवीनतम फ्रूट फ़ोन नकली है, मालिक ने कहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहने के बाद उसने वास्तव में फ़ोन को अलग कर दिया। ये सच में नकली था। नकली? ये मुनाफाखोर बकवास कर रहा था। वह कैसे नहीं जानता था कि केशव का फ़ोन असली था या नकली? रोहित का चेहरा अंधेरा हो गया। मालिक, जब मैं अभी फ़ोन पर था तो तुमने गुप्त रूप से फ़ोन नहीं बदला, है ना? मैं अपने ईमानदार व्यवसाय के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा फ़ोन स्पष्ट रूप से एक नकली है। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो तुम इसे वापस ले जा सकते हो। मैं दूसरे फ़ोन को भी स्वीकार नहीं करूँगा। मालिक उदासीन लग रहा था और उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और रोहित को भगा दिया। रोहित खड़ा हो गया और मालिक के लेपल को पकड़ लिया। उसकी खून से लाल आंखों से एक हल्की लाल रोशनी और एक अजीब ठंडक निकल रही थी। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है, मुनाफाखोर? अगर तुम मरना चाहते हो तो बस कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये सोचना कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मालिक ने रोहित की आंखों में देखा और चौंक गया। क्या ये वह निगाह थी जो किसी व्यक्ति की हो सकती थी, बिना किसी भावना के ठंडी और एक भयानक भयावहता दे रही थी?